स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है। जो पिछले वीडियो हमने दो पॉलिटी के आपको एक साथ कराए हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक हम पॉलिटी में पहुंच गए हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आगे हम जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कराया जाए, तो आज से इस वीडियो को हम मॉडर्न हिस्ट्री भी साथ में लेके चलेंगे, जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो, भारत में यूरोपियों का आगमन। देखते हैं तो वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था और वो पहला यूरोपीय व्यक्ति था, वो था आपका वास्को डी गामा। अगला पॉइंट आता है, वह 17 मई 1498 को कालीकट के तट पर पहुंचा, जहां राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ये पूछा जाता है कालीकट पर स्वागत किसके द्वारा किया गया था, तो राजा जमोरिन के द्वारा कालीकट पर वास्को डी गामा का जो था स्वागत किया गया था। भारत की प्रारंभिक पुर्तगाली राजधानी कोचीन थी। तो भारत में प्रारंभिक जो पुर्तगाल की राजधानी थी ये कोचीन थी, बाद में इसे गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पुर्तगाल की जो पुर्तगाली राजधानी थी वो कोचीन थी, फिर इसे बाद में गोवा हस्तांतरित किया गया था। आगे देखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था और उसे ब्लू वाटर नीति का पालन किया था। तो फ्रांसिस्को जो अल्मेडा था ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था और ब्लू वाटर नीति का अनावरण इसके द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। उसने भारत में साम्राज्यवाद की नीति का पालन किया था। तो ये दूसरा गवर्नर था और जो पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इन्होंने ब्लू वाटर नीति, और जो दूसरे गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर, इन्होंने साम्राज्यवाद नीति का पालन किया था। उसने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया, बाद में इसे पुर्तगाली राजधानी बनाया। तो पुर्तगाली राजधानी पहले कोचीन हुआ करती थी, जब बीजापुर के सुल्तान से इसको छीना गया तो इसके बाद गोवा राजधानी हस्तांतरित कर दी गई थी। 1530 में नीना डी कुल जो कूना थे 1529 से 38 तक ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की और 1534 में उसने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बसीन का अधिग्रहण भी कर लिया था। इसमें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो आपका अगला पॉइंट आएगा वो है कि इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर पुर्तगाल के राजा ने दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुआ था। तो ये पॉइंट देखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगला पॉइंट आता है, पुर्तगालियों ने गोवा, द्वीप और दमन पर अपना आधिपत्य बनाए रखा, अतः 1961 में उनसे इन तीनों स्थानों को भारत सरकार ने मुक्त कराया था। तो 1961 में जो था इन तीनों राज्यों को मुक्त कराया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो डच संबंधी गठन मार्च 1602 ईस्वी में हुआ था। डचों ने मसूलीपट्टनम 1605 में, पुलिकट 1610, सूरत 1616 और ये बिमलीपट्टनम 1681, कराईकल 1645 और चंसुरा 1653, और जो कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम सभी 1658 में, कोचीन 1663 में अपने कारखाने स्थापित किए थे, जिसमें आपका मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और ये जो आपका कोचीन है ये इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछे जाते हैं। अगला आता है इसी में 25 नवंबर 1759 को बोदारा के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने डच सेना को हराया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया संबंधी का भारत में वर्चस्व स्थापित किया। भारत में त्रावणकोर, तमिलनाडु, श्रीरामपुर, बंगाल और जो निकोबार द्वीप समूह की बस्तियां थीं डेनिश संपत्ति का हिस्सा थीं। उनका भारतीय मुख्यालय जो श्रीरामपुर में था। 1845 में डेनिशों ने अपनी समस्त संपत्ति जो थी वो अंग्रेजों को बेच दी थी। जो जावन मिल्डन हॉल थे ये पहला अंग्रेजी व्यक्ति था जो 1599 में भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से शिथिल मार्ग से भारत पहुंचा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया संबंधी द गवर्नर एंड संबंधी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट
की स्थापना 1600 में की गई। तो मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यही थी जिसकी स्थापना 1600 में की गई। जो कप्तान थे वो विलियम हॉकिंस थे। 1609 में सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया। ये डेट अक्सर पूछी जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया, कब किया गया था और कौन सा शहर था। तो तीनों चीज़ों पहला कारखाना 1609 में सूरत में स्थापित किया गया था। स्थापित करने की अनुमति लेने जहांगीर के दरबार में ये पहुंचा, तो जहांगीर के द्वारा दी गई। तो 1613 में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना लगाने की अनुमति दी गई। सर थॉमस 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे। वहीं इसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया जो संबंधी ने मुंबई को चार्ल्स द्वितीय पे लीज पर अधिकृत किया था। और गौरोल्ड आएंगे जो 1669 से 1677 तक मुंबई के पहले गवर्नर थे। जॉब चरनॉक ने 1690 में सुतनाती में एक कारखाना स्थापित किया और अंग्रेजों ने 1698 में सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर में तीनों गांवों की जमींदारी खरीद ली। इन तीनों गांवों के संयोजन से कलकत्ता अस्तित्व में आया। 1700 ईस्वी में कलकत्ता इस किलेबंद बस्ती का फोर्ट विलियम नाम दिया गया था। 1708 में कुछ अन्य कंपनियों के द्वारा मिलाकर द यूनाइटेड संबंधी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड इन द ईस्ट इंडीज का निर्माण किया गया। इस संबंध में अपना अस्तित्व 1800 जो इस संबंधियों में जो नया संबंधी बने थे इसका अस्तित्व जो था वो 1858 तक बरकरार रखा गया। 1664 में 1858 की बात आगे आप देखेंगे तो जो मैग्ना कार्टा आता है जिसमें अनाउंस किया जाता है 1858 में कि जो ब्रिटेन की राज्ञी होगी वही भारत की रानी होगी। मतलब ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन अब इंडिया में उसी के आधिपत्य, महारानी के आधिपत्य में किया जाएगा। ये 1858 का जब फरमान आता है तो उसमें हम आगे देखेंगे। 1664 में कोलबर्ट ने सरकार के सहयोग से फ्रेंच ईस्ट इंडिया संबंधियों की स्थापना की और फ्रैंक केरो ने 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1742 में भारत आया और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक युद्ध की शुरुआत की गई जिसके कारण अंततः भारत में उसकी हार हुई थी। तो जो डुप्ले था वो 1742 में भारत आया था। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। यह संघर्ष चूंकि दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में थे इसलिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम ये जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए हैं अब वो देखेंगे। जो पहला होता है प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये 1746 से 1748 तक होता है। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इस समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था क्योंकि डुप्ले जो था वो 1742 में भारत आया था और इस युद्ध का तत्कालीन कारक ब्रिटिश एडमिरल जो बर्नेट थे के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा था। इसी युद्ध में एक अंग के रूप में जो सेंट टोमे या जो अडियार थे युद्ध भी लड़ा था जो कि महफूज खां के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन की सेना और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भी के बीच युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे और यह संघर्ष अंततः 1748 में आला और जो सोपेल की संधि थी। तो ये आपका पूछा जाता है कि जो 1748 है जो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हुआ था तो जो सोपेल की संधि थी उसके द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये 1749 से 1754 तक चलता है। इस युद्ध का कारण हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकारी के संघर्ष में दोनों कंपनियों का उलझ जाना, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच तथा कर्नाटक के अनवरुद्दीन और चांद साहब के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था जिसमें डुप्ले मुजफ्फर जंग और चांद साहब का पक्ष लिया। मजबूरन क्लाइव को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ छोड़ना पड़ा। डुप्ले ने
जो मुजफ्फर जंग और चांद साहब के साथ मिलकर तंजौर के निकट जो अंबूर का युद्ध था वो 3 अगस्त 1749 में अनवरुद्दीन की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अनवरुद्दीन युद्ध तो जो 1751 में डुप्ले की शक्ति भारत के अंदर जो चरमो मतलब जो डुप्ले 1742 में आया और डुप्ले के द्वारा ही 1751 तक, क्योंकि मुजफ्फर जंग और चांद साहब को भी हरा दिया इसके द्वारा और अनवरुद्दीन का भी इसने हरा दिया था। तो तीनों जो मेन लोग थे इनको हरा दिया था 1751 में। अगला आता है कि अनवरुद्दीन को पराजित किए जाने के बाद उसका पुत्र मोहम्मद अली ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट से बाहर कर जो तिरुचिरपर यहाँ पे अरे यार तो जो इसका अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली, ये कर्नाटक की राजधानी अर्काट से भागकर तिरुचिरापल्ली में जाकर शरण ली थी। इसने डुप्ले भी चांद साहब के साथ यहीं पे 1751 में एक प्रसिद्ध घेरा डाला था जिसे अर्काट का घेरा कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के अर्काट के प्रसिद्ध घेरे ने भारत में डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया और डुप्ले को फ्रांस बुला लिया और उसके स्थान पर गोडहू को भारत भेजा गया। दिसंबर 1754 में पौंडचेरी की संधि के तहत दूसरा जो अंग्ल फ्रांस युद्ध था इसको समाप्त किया गया। इसके बाद तृतीय अंग्ल फ्रांस युद्ध चलता है 1758 से 1763 तक। यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध थे 1756 से 63 तक। इसी से ये प्रभावित था तृतीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जहां ऑस्ट्रिया का पक्ष फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रिया का पक्ष था, वही इंग्लैंड प्रसा का पक्ष लिया था। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और दोनों कंपनियां आपस में उलझ गईं। इसी युद्ध के दौरान 1760 में बंडीवास का युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। तो 1760 में ये बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था जिसमें फ्रांसीसी सेना हार गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो इंग्लिश सेना थी वो इसमें जीती थी। 1763 में यूरोप में अंततः पेरिस की संधि के साथ जो सप्तयुद्ध था ये समाप्त हुए और इसी के साथ भारत में तृतीय फ्रांसीसी अंग्ल युद्ध भी समाप्त हुए पेरिस की संधि के साथ। बंगाल और ब्रिटिश शासन तो मुगल बादशाह फारुखसियार ने 1770 में मुर्शिदाबाद कुली खान 1727 ईस्वी को बंगाल के सूबेदार नियुक्त किए गए। उसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को ढाका स्थानांतरित कर दिया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1773 और शुजाउद्दीन ने 1727 से 39 ईस्वी को बिहार के सूबेदार गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1740 में सरफराज खान आते हैं जो 1739 से 40 ईस्वी तक अलवर्दी खान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है 1740 में। और अलवर्दी खान के दोहित जो सिराजुद्दौला थे ये 1756 से 57 में जो कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखानों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था अलवर्दी खान ने। इसके बाद 20 जून 1756 को उसने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को फिर से हासिल कर लिया था। जून 23 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। 23 जून 1757 को इस युद्ध में धोखे से नवाब की हत्या कर दी गई और इस युद्ध में जो मीर जाफर था, मीर बख्शी, माणिक चंद कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी, अमी चंद एक धनी व्यापारी और जगत सेठ, ये 4 लोग थे। उसके बाद यहाँ पे मीर जाफर जो था वो 1757 से 60 ईस्वी नवाब बना। उसने उड़ीसा, बिहार और बंगाल में संबंधी जो थे वो निर्विरोध मुक्त व्यापार अधिकार दिए, परंतु उसने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मीर कासिम का जो शासनकाल रहा वो 1760 से 64 ईस्वी तक। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करने के कारण विद्रोह कर दिया। उसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के शासक सिराजुद्दौला के साथ जो सैनिक गठबंधन था वो किया। बक्सर के युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त से बुरी तरह पराजित किया। मतलब हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था 1764 में सेना का, जिसमें सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये 3 लोगों को एक साथ जो हेक्टर मुनरो था
इसने हरा दिया था। इसके बाद क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और 16 अगस्त 1765 को सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली 1765 से 1772 तक। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 में हुई। दीवानी और निजामत के अधिकार संबंधियों ने बंगाल के नवाब को दे दिए, परंतु सभी दीवानी अधिकारों अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। 1772 में बोरिंग हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। तो 1765 में द्वैध शासन लागू किया जाता है और 1772 में बोरिंग हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आता है मैसूर और ब्रिटिश शासन। हैदर अली 1761 से 1782 तक जो डिंडीगुल और फौजदार था, उसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार बनाने के लिए फ्रांच तोपचियों की नियुक्ति की थी। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 से 69 तक, हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को हराया और मद्रास की संधि 1769 में की। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान 1781 में हैदर अली ने पोर्ट नोवो में सर आर्कटूक को हराया और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आते हैं टीपू सुल्तान। तो 1782 से 99 ईस्वी तक हैदर अली का बेटा था ये टीपू सुल्तान। ये पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान किसका बेटा था, तो हैदर अली 1782 से 99 तक। उसने 1784 ईस्वी तक द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संधि हुई जिसको मंगलौर की संधि, जो कि 1784 में हुई थी, जिसे द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद आता है तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि चतुर्थ मैसूर जो अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। टीपू सुल्तान इसमें मारा गया। टीपू सुल्तान जैकबियन क्लब का सदस्य था और उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये संधि जो है इन युद्धों की, ये आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं और ये भी आपका जैकोबियन क्लब और श्रीरंगपट्टनम राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष, और इसकी मृत्यु 1799 में हुई थी। आपके पांचों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पंजाब और ब्रिटिश शासन। तो पंजाब और ब्रिटिश शासन में हम देखते हैं, इसमें महाराजा रणजीत सिंह 1792 से 1839 तक ये रहते हैं और इनका जन्म जो था वो 1780 में गुर्जरवाला में हुआ था। 1799 में उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उनके बाद खड़क सिंह 1839 से 1840, ननिहाल सिंह 1840, शेर सिंह 1841 से 43 और दिलीप सिंह 43 से 49 तक राजगद्दी संभाली। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध जो था वो 1845 से 46 ईस्वी तक का अंत और लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंस नियुक्त किया गया और उसने संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में लिया। दूसरा अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के दौरान डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और सर जॉन लॉरेंस पंजाब का पहला प्रमुख शासक नियुक्त किया गया। इसके बाद आता है आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के कई कारण थे। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेजों की कई नीतियों को भारतीयों ने धर्म के साथ छेड़छाड़ माना। अगर हम मेन कारण देखें तो वो कारतूस, चर्बी वाले कारतूस तो कारण ही थे। अगर सबसे बेस्ट रीजन अगर दिया जाए तो जो डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाया था, वहाँ से एक अलग ही विद्रोह पैदा हुआ और उसी का परिणाम निकला 1857 की क्रांति। इसमें आगे आते हैं, भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए और अंग्रेजों ने उच्च कर भी आरोपित किया। भारतीय सैनिकों के साथ यूरोपीय सैनिकों की तुलना में बुरा व्यवहार किया जाता था। चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण ये माना जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप लोग याद कर लिए, शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखिएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में 10 मई 1857 मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत की गई थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी मेजर सर्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या गोली मारकर कर दी और मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था। नोट, 1857 की क्रांति के समय भारत का
गवर्नर जनरल कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे पामस्टन थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, जो कि यही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जबर और बख्त खां थे। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। बरेली से खान बहादुर खां थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे और जगदीशपुर और बिहार से कुंवर सिंह थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी पर लटका दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो हम देखने वाले हैं, इसमें हम भू राजस्व व्यवस्था में जो ब्रिटिश की भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें हम दो प्रमुख टॉपिक देखेंगे, बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल और बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल के साथ ही और जो प्रमुख वायसराय हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।